डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर CL वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज का अपना विषय या टॉपिक है एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के लिए प्रमाण, इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है उसके लिए प्रमाण, एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के एविडेंस की आवश्यकता अपने को क्यों पड़ी? क्योंकि इवोल्यूशन अपने आप में एक थ्योरी नहीं है। इवोल्यूशन को पहले एक हाइपोथेसिस माना गया था, एक ये परिकल्पना की गई थी कि इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये मानना कि इवोल्यूशन हुआ है, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई इवोल्यूशन नहीं हुआ है। इसलिए अपने को किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी? प्रमाण की। ये सिद्ध करने के लिए कि इवोल्यूशन हुआ है, उसके लिए अपने को प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ी कि ये इस प्रकार से इवोल्यूशन हुआ है। तो उसके लिए अपने पास में कौन कौन से प्रमाण है, अपन ने उसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, जैसे मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस, इसी तरीके से एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसी तरीके से जो फॉसिल्स के है वो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस है। तो इन एविडेंसेस की आज अपन चर्चा करेंगे और उसमें आज के लिए अपन ने लिया है मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है, मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, और एनाटॉमिकल का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन की स्ट्रक्चर। इस मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल जो एविडेंस है उसमें अपन देखें तो कोई भी वर्टिब्रेट्स में अपन देखें तो किसी भी ऑर्गन सिस्टम का या ऑर्गन का जब डेवलपमेंट होता है, उसका जब निर्माण होता है तो उसका एक बेसिक प्लान होता है। ठीक है, जैसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट होगा, आर्टरीज होगी, वेन्स होगी। इसी तरीके में एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी वगैरह, इसी तरीके से ब्रेन के अंदर तो एक बेसिक प्लान होता है। और उस बेसिक प्लान में क्या होगा, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा और मॉडिफिकेशन होगा और हाईली ऑर्गेनाइज्ड वो एनिमल में वो कन्वर्ट हो जाएगा या कम्प्लेक्स एनिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हार्ट की अपन बात करें तो पहले हार्ट है वो 2 चेम्बर्ड बनता है, फिर 3 चेम्बर्ड है, नेक्स्ट जब उसका और इवोल्यूशन होता है तो इनकम्प्लीटली 4 चेम्बर्ड है, उसके बाद में वो 4 चेम्बर्ड में कन्वर्ट होता है। तो स्टार्टिंग के अंदर जब वर्टिब्रेट्स में अपन ऑर्गन सिस्टम में देखते हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम में, तो एक बेसिक प्लान होता है और उसके बाद में जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाता है वो ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वो कम्प्लेक्स होता जाता है, उसकी संरचना वो जटिल होती जाती है। तो मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल जो एविडेंसेस है उसको अपन ने 4 ऑर्गन्स में इनको डिवाइड करके और फिर अपन उसका जैसे होमोलोगस ऑर्गन का अपन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में एनालोगस ऑर्गन की एनाटॉमी या मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके बाद में वेस्टिजियल ऑर्गन्स और उसके बाद में एटाविजम। तो ये अपन ने 4 पॉइंट लिए किसमें, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल इवोल्यूशन के अंदर। सबसे पहला है होमोलोगस ऑर्गन। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन के ऊपर वीडियो बनाया था। यहाँ पर अपन ये बताएंगे कि होमोलोगस ऑर्गन को आप अगर स्टडी करके कैसे कह सकते हो कि ये एक इवोल्यूशन का प्रमाण है। देखिए, होमोलोगस ऑर्गन है वो जिसमें कौन सा होता है, जिसमें सेम ओरिजिन होते हैं और सेम स्ट्रक्चर होती है उनकी, लेकिन है वो जो उनका फंक्शन होता है वो डिफरेंट प्रकार का होता है, तो वो होमोलोगस ऑर्गन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल देखिए, हैंड्स ऑफ मैन एंड 4 लिम्ब ऑफ डॉग, हॉर्स एंड शीप, हैंड्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल और हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये सारे के सारे क्या है, होमोलोगस ऑर्गन है। इन होमोलोगस ऑर्गन को अपन यहाँ पर एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देखिए, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो 4 लिम्ब या हैंड्स होते हैं, हाथ, और उसको जब आप कंपेयर करोगे किससे, डॉग, हॉर्स और शीप, बाकी जो एनिमल्स है उनकी 4 लिम्ब से जब अपन कंपेयर करते हैं तो उनमें देखते हैं कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, क्योंकि सबके अंदर ह्यूमरस है, रेडियोल्ना है, फिर कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है और उसके बाद में फेलेंजेज है, यानी सबके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, हैंड्स ऑफ मैन एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, इनके अंदर भी वही सेम संरचना है। तो
कहने का मतलब है कि इन सब के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, किसमें? होमोलोगस ऑर्गन के अंदर, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है। देखिए हैंड्स ऑफ मैन, आदमी के अंदर हाथ है वो पकड़ने ग्रास्पिंग का काम करते हैं, जबकि डॉग, हॉर्स है और शीप है इसमें रनिंग का काम करते हैं। इसी तरीके से फ्लिपर्स है वो स्विमिंग का काम करते हैं। तो यहां पर डिफरेंट फंक्शन हो गया। तो ये अपन ने होमोलोगस ऑर्गन के बारे में बताया। अब ये होमोलोगस ऑर्गन इवोल्यूशन का प्रमाण कैसे है? इवोल्यूशन का प्रमाण इसलिए है क्योंकि इन सब के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर एक ही है। इसका मतलब इन सभी का एंसेस्टर, इन सभी का पूर्वज तो एक ही है, एक कॉमन एंसेस्ट्री ये प्रूव करता है। होमोलॉजी इवोल्यूशन को प्रूव नहीं करता है, बट होमोलॉजी ये प्रूव करता है कि जिनमें होमोलॉजी पाई जाती है, जिस ग्रुप में होमोलॉजी पाई जाती है, उन ग्रुप का एंसेस्टर पूर्वज है वो एक ही है। इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। जब इनके पूर्वज सेम है सभी के, इसका मतलब इवोल्यूशन हुआ है। और वो इवोल्यूशन कौन सा होता है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, जिसके द्वारा जंतु के अंदर जब इवोल्यूशन होगा तो वो इवोल्यूशन इस प्रकार से डाइवर्जेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर उनकी होमोलोगस ऑर्गन में सेम है, लेकिन अलग अलग हैबिटाट में रहने के लिए यहां पर रनिंग की आवश्यकता पड़ी, तो फोर लिम्ब मॉडिफाई होगी किसमें? रनिंग के लिए। यहां मैन के अंदर ग्रास्पिंग के लिए मॉडिफाई होगी, यहां पर स्विमिंग के लिए मॉडिफाई होगी। तो ये एक तरीके का क्या है? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है। और ये इसका के इवोल्यूशन का एक तरीके से प्रमाण है कि इन सभी का पूर्वज है वो एक ही। एनालॉगस ऑर्गन, जिसमें डिफरेंट ओरिजिन, डिफरेंट स्ट्रक्चर, लेकिन वो सेम फंक्शन है। इनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, बट वो सेम प्रकार के फंक्शन है उनके। वो उनको अपन क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। अब आप विंग, एक एग्जांपल देखिए, विंग ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इस एग्जांपल से समझते हैं दोनों एनिमल्स डिफरेंट ग्रुप के हैं। बर्ड्स, एविज, इंसेक्ट, इंसेक्टा क्लास आर्थ्रोपोडा के अंदर दोनों डिफरेंट ग्रुप है। आइज ऑफ सिफिलोपोड एंड मैन, सिफिलोपोड और मैन आपस में कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों का। फिन्स ऑफ फिशेज एंड फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, फिन किसके? फिश के, फिश है और ये मेमल है। स्टिंग, हनी बी एंड स्कॉर्पियन। स्टिंग जो होता है, जो काटने वाला ऑर्गन होता है, किसमें? हनी बी में और स्कॉर्पियन में। तो वो ये सारे के सारे क्या? एनालॉगस ऑर्गन है। डिफरेंट ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन इनके डिफरेंट ग्रुप में जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो एक जैसी पाई जाती है। यहां पर एक जैसी संरचना डिफरेंट प्रकार में कन्वर्ट हो गई, जैसे ग्रास्पिंग में, यहां पे रनिंग के लिए, यहां पर स्विमिंग के लिए। यहां पर क्या है? ग्रुप डिफरेंट है, लेकिन उन ग्रुप डिफरेंट के अंदर एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो सेम प्रकार का कार्य करती है। तो आप जैसे यहां पर विंग ऑफ बर्ड्स और इंसेक्ट को अगर देखो तो इनकी संरचना एकदम से डिफरेंट है, लेकिन कार्य दोनों में क्या है? फ्लाइंग का है। ठीक है। आइज ऑफ सिफिलोपोडा एंड मैन की संरचना देखो डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन वो देखने का काम ही करती है। इसी तरीके से फिशेज के फिन्स है और व्हेल के फ्लिपर्स है, संरचना में डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन वो सारे के सारे क्या करते हैं? स्विमिंग का कार्य करते हैं। ये काटने का कार्य करता है, कौन सा? स्टिंग apparatus या स्टिंग इन हनी बी एंड स्कॉर्पियन। तो डिफरेंट ग्रुप में सेम प्रकार की संरचना का पाया जाना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को साबित करता है कि इस प्रकार से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ है। एनालॉगस ऑर्गन्स क्या इंडिकेट करते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स है वो डिफरेंट ग्रुप में सेम प्रकार के ऑर्गन पाए जाते हैं, और ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर है वो कौन सा? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पाया जाता है। तो ये एक तरीके से एविडेंस है। नेक्स्ट लेते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? फंक्शनलेस ऑर्गन, जो आज हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं जिनका कोई भी कार्य नहीं है, उसको अपन क्या कहते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन, नो लॉन्गर इन यूज, जो काम में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन है, अपन कुछ ही का यहाँ पे नाम लिखा है अपन ने। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन ऑफ मैन। अब निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो आई की इनर साइड के अंदर पाई जाती है। तो ये देखिए आई है, आई की इनर साइड में यहाँ पे जो फोल्ड है
वो क्या है, निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है। और ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मोस्टली किसमें पाई जाती है, फ्रॉग्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, फ्रॉग्स के अंदर। वहां पर क्या होता है सॉरी, ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो पूरी आंख के ऊपर फैली हुई होती है, तो उनकी आंख के अंदर है वो, आईज के अंदर है वो पानी प्रवेश नहीं करता है। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो मैन में भी पाई जाती है। और अब अपन देखते हैं कि फ्रॉग के अंदर मिलती है, एक्वेटिक एनिमल से मिलती है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, यहाँ पर अपन क्यों पढ़ रहे हैं, अपन तो एविडेंस पढ़ रहे हैं। तो ये एक तरीके से एविडेंस है कि आदमी का इवोल्यूशन, मैन का जो इवोल्यूशन है वो एक्वेटिक एनिमल से हुआ है, क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो पाई जाती है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन ये साबित करता है कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन है जो कभी हम जिस जंतु में पाया जाता है उसके पूर्वज में कभी ये ऑर्गन थे, फंक्शनल थे भी, उस पूर्वज के अंदर ये फंक्शनल थे, लेकिन आज इनका हैबिटेट चेंज होने की वजह से कोई यूज नहीं है। तो ये एक तरीके से कॉमन एंसेस्ट्री शो करता है। तो ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है वो किसमें पाई जाती है, मैन में। तो वो शो करती है कि ये इनका ओरिजिन है वो एक्वेटिक एनिमल से हुआ है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, अपेंडिक्स सिकम जो होता है उसी का अगला रूप क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है। तो सिकम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में पाई जाती है, किसमें, हर्बीवोरस एनिमल्स में, और वहां पर वो सेलुलोज का डाइजेशन करती है। ठीक है, धीरे धीरे मैन का, अब ये आदमी के अंदर अपन ने बताया कि ये पाई जाती है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है सॉरी। तो ये हर्बीवोरस एनिमल्स में सिकम पाया जाता है जो कि सेलुलोज का पाचन करता है। तो धीरे धीरे जब डेवलपमेंट हुआ और डेवलपमेंट होकर के ओरिजिन हुए, इवोल्यूशन हुआ, तो जब ह्यूमन बीइंग का जब ओरिजिन हुआ, इवोल्यूशन हुआ, जब आदमी बना तो उसकी डाइट भी चेंज हो गई, वो सेलुलोज खाता ही नहीं है, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में। तो इस प्रकार से ये क्या, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स क्या शो करता है कि जो मैन का ओरिजिन है वो हर्बीवोरस एनिमल से हुआ है। विजडम टीथ, विजडम टीथ है वो थर्ड मोलर होता है, अक्ल दाढ़ जिसको बोलते हैं, पर विजडम टीथ वो भी क्या एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। और वो वेस्टिजियल ऑर्गन अपने मैन के पूर्वजों में पाए जाते थे, विजडम टीथ, क्योंकि ये माना जाता है कि जो पूर्वज है, एंसेस्टर है, उनके जबड़े बड़े होते थे, उनमें दांतों की संख्या भी ज्यादा होती थी। तो उनको जो प्लांट्स है, सेलुलोज को ग्राइंडिंग करने के लिए दांतों की संख्या भी उनमें ज्यादा पाई जाती थी। धीरे धीरे जब मनुष्य ने अपनी डाइट चेंज कर ली, वो जब प्लांट्स को डायरेक्ट नहीं खाता है सॉरी, तो उनके जबड़े भी छोटे हो गए और उनमें दांतों की संख्या कम हो गई। तो अब थर्ड मोलर की फिर उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मैन के अंदर थर्ड मोलर नहीं होते, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या होता है, लास्ट में जब एज बढ़ती है तो वो जो थर्ड मोलर है वो फिर विकसित निकलने लग जाते हैं। तो ये विजडम टीथ भी अपने आप में क्या है, ये शो करता है कि अपने पूर्वजों के अंदर है वो थर्ड मोलर भी पाया जाता था, विजडम टीथ, जो आज अपने अंदर भी पाया जाता है, लेकिन हालांकि वो वेस्टिजियल है। तो ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। इसी तरीके से पिना है, पेल्विक गर्डल इन पाइथन, पाइथन के एब्डोमन के अंदर पेल्विक गर्डल, लेग्स नहीं होती, लिम्स नहीं होती है स्नेक के अंदर, लेकिन पाइथन की अगर एब्डोमन अगर अपन देखें तो उस एब्डोमन में आज भी उसकी एब्डोमन के अंदर पेल्विक गर्डल पाई जाती है। तो ये क्या शो करता है कि स्नेक का जो ओरिजिन है वो लिम्ड एनिमल से हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या एविडेंसेज है इवोल्यूशन के सॉरी। एटाविज्म या रिवर्सल, एटाविज्म क्या है, सडन रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स, पूर्वजों के ऐसे कैरेक्टर जो आज जंतु के अंदर नहीं पाए जाते। लेकिन कई बार क्या होता है, जंतु का जब जन्म होता है तो कुछ ऐसी संरचना उनमें पाई जाती है जो कभी उनके पूर्वजों में पाई जाती थी। उसी को अपन क्या कहते हैं, एटाविज्म या रिवर्सल, सडन रीअपीयरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। देखिए आप एग्जांपल से समझ जाएंगे। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल बताता हूं मैं, फंक्शनल ऑरिकुलर मसल्स। पिन्ना के अंदर क्या होता है, ऑरिकुलर मसल्स पाई जाती है। तो ये जो मसल्स है वो मूवमेंट करके पिन्ना को
हिलाने का काम करती है। तो मैन के अंदर अपन देखें तो पीना के अंदर जो ऑरिकुलर मसल्स है वो फंक्शन नहीं होती है, क्योंकि ये इसका मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन कई आज व्यक्तियों को आपने देखा होगा जो अपने पीना को मूवमेंट कर सकते हैं। जो पीना का वो मूवमेंट कर सकते हैं, इसका मतलब उसमें जो ऑरिकुलर मसल्स है वो फंक्शनल है, उनमें काम करती है। तो ये क्या है, सभी के अंदर नहीं करती है, मनुष्य के अंदर, बट ये एटाविज्म है, कुछ कुछ जंतुओं में पाई जाती है। टेल इन न्यूबॉर्न, टेल इन न्यूबॉर्न, कई बार कई बच्चों के अंदर एक छोटी सी टेल पाई जाती है, और वो टेल है वो सर्जरी के द्वारा बाद में हटाई जा सकती है। तो वो क्या है, क्यों टेल पाई जाती है, तो वो एक तरीके से क्या होगा, एटाविज्म, यानी अपने पूर्वजों के अंदर वो पाई जाती थी टेल, लेकिन आज अपने के अंदर नहीं पाई जाती है। लेकिन सडन रीअपियर हो जाती है कुछ बेबीज में। तो ये क्या शो करता है कि अपने पूर्वजों के अंदर, एंसेस्टर के अंदर है वो टेल पाई जाती है। तो ये एक तरीके से प्रमाण है। टीथ इन चिकन्स, चिकन्स जो है उनके अंदर कोई भी टीथ नहीं होता है, लेकिन कई बार कई चिकन्स के अंदर टीथ देखे गए। तो ये क्या है, एटाविज्म। इसका मतलब चिकन, बर्ड्स, एविज का डेवलपमेंट ऐसे एनिमल्स से हुआ है जिनके अंदर टीथ पाए जाते थे। लायन बॉय, लायन बॉय का मतलब है कई बच्चों के अंदर, कई व्यक्तियों के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे बॉडी के ऊपर बाल पाए जाते हैं। आज ह्यूमन बीइंग के अंदर बाल है वो डेंस नहीं होते हैं, लेकिन अपने पूर्वजों के अंदर जो हेयर्स है वो डेंस होते थे। लेकिन कुछ अभी भी कुछ बॉयज या बेबीज जो जन्म लेती है उनके अंदर है वो बॉडी के ऊपर बहुत सारे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, थिक फर ऑन बॉडी। तो इसको अपन लाइन बॉय कहते हैं। तो ये भी शो करता है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री को शो करता है। तो ये अपन ने 4 एडिंग के द्वारा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में जाना है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस कि इवोल्यूशन इन कैरेक्टर के द्वारा अपन ने समझा कि इवोल्यूशन हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही हो गया, जबकि जंतु का इवोल्यूशन हुआ है। नेक्स्ट अपन लेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन लेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। थैंक्स।